हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज मैं आपको टॉपिक कवर करवाऊंगी कि जो यूनिपोलर सिस्टम है उसके बारे में बताएंगे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने नोट्स बनाए हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन जो है पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है आपकी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक पिक्चर बनाई हुई है, क्योंकि मैं आपको यूनिपोलर सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी सी पिक्चर भी बनाई है। यूनिपोलर सिस्टम का मतलब होता है कि एकात्मक जो शक्ति होती है, यानी कि एक ही जो देश होता है उसका प्रभुत्व जो है सारी दुनिया पर हो जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हो, मैंने इस तरह से कार्टून सा बनाया है कि एक व्यक्ति है जिसने पूरी दुनिया जो है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पृथ्वी बनाई है, तो पूरी जो पृथ्वी है उस पर अपना ही एक प्रभुत्व उसने जमा के रखा है। बाकी ये छोटे छोटे जो देश हैं वो गिरे हुए हैं, मतलब छोटे छोटे देश हैं जो वो कमज़ोर हैं। तो मैंने आपको जब भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ तो वो मैं आपको जो है वो ग्रीन बोर्ड पे करवाती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर सोचा कि काफ़ी बड़ा ही क्वेश्चन है क्योंकि सारी चीज़ें बोल के नहीं हो पाती हैं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको वहाँ पर लिख के सब कुछ हैंडल करवा सकती थी, लेकिन अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपको क्वेश्चन भी कैसे हैंडल करना है और मेरा जो मटेरियल है वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अलग बात है कि थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन सिर्फ यही धुंधला दिख रहा है, बाकी सब में जो पिक्चर्स हैं वो अच्छे से क्लिक की गई हैं, थोड़ा सा धुंधला है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ यूनिपोलर सिस्टम, यानी कि जो यूनिपोलर सिस्टम है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं कि ये है क्या। यूनिपोलर सिस्टम यानी कि एक ध्रुवीय व्यवस्था, इसको हिंदी में कहते हैं एक ध्रुवीय व्यवस्था। इसके बारे में हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये आता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या संबंधों में किसी एक ही श्रेष्ठ शक्ति का प्रभुत्व होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें एक ही शक्ति का प्रभुत्व हो या फिर एक ही शक्ति जो है वो मुख्य केंद्र हो, तो उसे हम एक ध्रुवीय व्यवस्था के नाम से जो है वो कह सकते हैं, जाना जाता है। इसमें लिखा है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे राष्ट्रों का कोई अस्तित्व नहीं है या फिर उनकी कोई स्थिति नहीं है। एक ध्रुवीय व्यवस्था में अन्य स्वतंत्र राष्ट्र भी होते हैं। देखो, मैं आपको बता रही थी कि एक ध्रुवीय व्यवस्था का मतलब होता है कि एक देश का जो है वो हर जगह पर प्रभुत्व होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी जो देश हैं वो बिल्कुल लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते। उनकी भी अपनी एक उतनी ही जगह है और वो स्वतंत्र हैं, वो किसी के अंडर आए हुए नहीं है, फ्रीडम है उनको। ठीक है, इस बात की वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ठीक है, वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसी एक श्रेष्ठ शक्ति के ही इर्द गिर्द घूमती है। इसने बोला कि बाकी देशों की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो भी फ्रीडम के साथ में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा देश होता है जो कि सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है अमेरिका का, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में देखो तो अमेरिका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक श्रेष्ठ शक्ति बना हुआ है, क्योंकि आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि अमेरिका से युद्ध की स्थिति में है, वो अमेरिका को चुनौती दे सके कि ठीक है आ जा हमारे सामने, क्योंकि आज अमेरिका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, सैनिक है, उसके पास जनसंख्या है, टेक्नोलॉजी है, हथियार हैं, ठीक है, बहुत कुछ उसके पास जो है मौजूद है, इसलिए वह सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अहम भूमिका निभाता है। अब देखो, मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस की बात करी है। सबसे पहले मैंने बोला कि सबसे पहले आप मीनिंग लिखो और दूसरे नंबर पर जो है आपको डेफिनेशंस को लिखना है, जिसको हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था, ये भी बताती हूँ मैं कि आपका जो थोड़ा सा समय मिल जाता है तो ऐसे जैसे मैंने कार्टून बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, तो ऐसा कार्टून भी बनाने की आप कोशिश करो। ठीक है, थोड़ी सी कहीं से भी पिक्चर्स को थोड़ा सा सोचो उस टॉपिक से रिलेटेड और बना दो। अब मैं डेफिनेशंस की बात करती हूँ तो पहली डेफिनेशन आती है कि एक ध्रुवीय व्यवस्था एक ही शक्ति होती है, और ये जो डेफिनेशन है इसको स्टेफन एल वेस्बी ने दिया है। उन्होंने कहा है, एक ध्रुवीय व्यवस्था एक ही शक्ति होती है जो विश्व व्यवस्था को अपनी सुविधा के अनुसार संचालित करने का यत्न करती है। उसकी शक्ति को नियंत्रित करने वाली दूसरी महाशक्ति का उसमें अभाव होता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डेफिनेशंस को हम अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं। जो भी विद्वान जिस भी डेफिनेशन को जिस भी लैंग्वेज में लिख के गया है, ठीक है, हमें उसी भाषा में उन्हीं शब्दों को ऐसे के तैसे याद करना पड़ता है। और डेफिनेशन में कभी भी हम डेफिनेशन को समझ नहीं सकते क्योंकि इसमें समझने जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दूसरे डेफिनेशन की बात करती हूँ। तो दूसरी डेफिनेशन है कि इस व्यवस्था में, याद रखना कि दूसरी डेफिनेशन को दिया है कार्ल
ठीक है, कार्ल्स ड्यूश एंड डेविड जो सिंगर हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा है कि इस व्यवस्था में शक्ति गुटों के स्थान पर केवल एक शक्ति गुट एक शक्ति गुट ही मौजूद होता है और इसमें शक्ति संतुलन की व्यवस्था लागू नहीं होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ की बात करती हूँ। हमने मीनिंग और डेफिनेशंस को तो पढ़ लिया, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्क्रीनशॉट लेकर चले जाएंगे क्योंकि उनको लिखा हुआ दिख रहा है, बस स्क्रीनशॉट लेंगे और चाहे इसको निकलवा लेंगे या फिर अपने हाथों से लिख लेंगे या फिर बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप जो है यहाँ पर जो देख रहे हो लिखा हुआ उसके साथ साथ मेरे को सुनोगे भी तो आप थोड़े ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, क्योंकि हम बहुत समझाते हैं ना आपको, तो बहुत सारी एग्जांपल्स भी हम लोग अलग से ले आते हैं, तो आपको सुनना भी, मुझे लगता है कि सुनना भी चाहिए आपको साथ साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो हेडिंग आती है वो ये है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लाइजमेंट ऑफ द यूनिपोलर सिस्टम। अब ये यहाँ पर ये चीज़ आती है कि हमारा जो यूनिपोलर सिस्टम है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से यूनिपोलर सिस्टम बना हुआ है या फिर यूनिपोलर सिस्टम है या फिर यूनिपोलर सिस्टम की पहचान है कि ये चीज़ें होती हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ यूनिपोलर सिस्टम जो है वो अपना चला हुआ है, ठीक है। तो पहला जो अपना पॉइंट आता है वो है कि चेंज इन द ईस्ट यूरोपियन, ठीक है, ओके, लिखा है कि चेंज इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बातचीत करें तो लिखा है कि पूर्वी यूरोप के देश रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी आदि सोवियत संघ से बाहर निकल गए, ठीक है। तो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में पुनः एकता स्थापित हो गई। अब ये कह रहे हैं कि पूर्वी यूरोप के जो देश हैं जैसे हमारे रोमानिया है, चेकोस्लोवाकिया है, पोलैंड है या पूर्वी जर्मनी है, ये क्या था कि सोवियत संघ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे उस वक्त दो थे, ठीक है, एक हमारा सोवियत संघ था, दूसरा हमारा अमेरिकी गुट था। तो ये जो पूर्वी यूरोप थे ये सोवियत संघ से बाहर निकल गए। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में पुनः एकता हो गई, क्योंकि पहले क्या था कि पूर्वी जर्मनी जो था सोवियत संघ के पास में था और जो पश्चिमी जर्मनी था वो हमारे अमेरिकी गुट के पास में था। लेकिन अब ये सब कुछ अलग हो गया क्योंकि सोवियत संघ टूट गया हमारे 1991 में, अब यूएसएसआर जो है वो हमारा वही रह गया है। तो पहले जर्मनी जो हाफ हाफ टूट चुकी थी, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी में बढ़ चुकी थी, अब वो एक हो चुकी है। पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी को अलग करने वाली बर्लिन की दीवार वह नवंबर 1989 को तोड़ दी गई। सिंपल सी बात है कि इन दोनों देशों को पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी में जो बांटा गया था तो एक बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो गया तो इस बर्लिन की दीवार को भी जो है तोड़ दिया गया, ठीक है। अब सारा जो जर्मनी था वो एक ही बन गया था, ठीक है। यूगोस्लाविया ऐसा पहला राष्ट्र था जो स्वयं को सोवियत प्रभाव से मुक्त कर पाया था। इसी कारण सोवियत संघ से अन्य देश भी, मतलब यह है कि सोवियत संघ से अलग होने का जो सबसे पहला जो डिसीजन था वो यूगोस्लाविया ने लिया था, यानी यूगोस्लाविया पहला ऐसा देश था जो भी सोवियत संघ से बाहर गया था। और उसी के बाद बाकी जो देश थे उन्होंने देखा देखी ऐसा किया और वो भी धीरे धीरे करके सोवियत संघ से अपने आप को अलग करते गया। उस प्रकार से सोवियत संघ टूट गया, क्योंकि सोवियत संघ तब तक बना रह सकता था ना जब इसके ज़्यादा से ज़्यादा देश सोवियत संघ के जो है वो संघ में शामिल हो। अब जो लोग हैं, जो देश हैं वो चलते जा रहे हैं, निकलते गए तो फिर तो ऑफकोर्स कमजोरी बनेगा। आपकी भी कोई टीम है जिसमें 10 लोग हैं, पावर है पूरी, लेकिन उसमें से तुम्हारे 6 लोग चले जाएं, ठीक है, और सिर्फ 4 लोग रह जाएंगे तो उसमें क्या पावर रह जाएगी? कोई पावर नहीं रह जाएगी ना। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है कि अमेरिकन डोमिनेंस ऑन यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ही, ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ही अब एकमात्र श्रेष्ठ शक्ति बन गया था और इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र में उसकी प्रभुसत्ता भी स्थापित हो गई। अभी अमेरिका अर्थव्यवस्था और सैनिक ताकत है उसमें इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है ना कि कोई भी देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी फैसले किए जाते हैं उसमें अमेरिका ही सबसे ऊपर रहता है और अमेरिका के हिसाब से ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं, अमेरिका के विरोध में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। अभी वर्तमान स्थिति में इजराइल है, फिलिस्तीन है, आपको पता है फिलहाल में भी कुछ टाइम पहले ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हमला जो है वो हुआ था। तो दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल से हमला कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में इजराइल का समर्थन किया और इसके लिए उसने वोटों का प्रयोग भी किया था, लेकिन फिर बाद में विरोध होने पर उसने जो है वो, ठीक है, उसने दोनों में संधि करवाने का समर्थन किया। अमेरिका और इजराइल को समर्थन, ठीक है, अमेरिका का
इजराइल को समर्थन देने पर राष्ट्रों ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका अपने ऊपर है, उसके ऊपर कोई भी देश जो है वो कुछ भी उसके ऊपर खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि अमेरिका पावरफुल है। पता है कि अगर अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे तो हमला करवा देगा, ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान में जाकर जो हमारे नहीं जो आतंकवादी हैं उनको मार गिराया था, किसी दूसरे देश में घुसकर मारा था, तो सब लोगों को पहले से डर है कि अमेरिका हमारे साथ भी तो कर सकता है। तो बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। हमारा भारत भी ऐसा नहीं करता है। मोदी जी बार बार जो है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे हमारे प्रेजेंट टाइम के ही वहाँ के राष्ट्रपति क्यों ना हो, अच्छे रिलेशन बनाने की ही कोशिश करते हैं, यानी कि दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि मुसीबत में एक तो ये हमारे काम आए, हमारी मदद करें, और दूसरा है कि अगर हम दुश्मनी मोल लेंगे तो ये हम पर हमला भी कर सकते हैं। तो हमारा भारत भी ऐसा ही करता है कि हम उनसे झगड़ा नहीं करते हैं, बस बल्कि दोस्ती का ही रिलेशन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारा आता है तीसरा पॉइंट के डिसइंटेग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। देखो आप देख रही होगी मैंने यहाँ पर इंग्लिश में हेडिंग लिख रखी है। मैं भी आपको ये सलाह दूंगी कि मुझे मेरे सर ने कहा था, जब मैं बीए कर रही थी ना, तब मुझे सर ने कहा था कि आप हो सके, मुझे पता है कि आप हिंदी के स्टूडेंट हो, लेकिन हो सके तो आप इंग्लिश में हेडिंग लिखो और बाकी अपनी हिंदी का जो मर्जी एक्सप्लेन करना है आप कर सकते हो। पर मुझे उनकी बात कुछ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की, तो ऑफकोर्स मैं हिंदी मीडियम में हेडिंग लिखूंगी, लेकिन फिर भी मैंने उनका कहीं ना कहीं फॉर्मूला अपनाया। मैं कहा चलो ठीक है, सर बोल रहे हैं तो एक बार उनको ऐसा लगा कि मुझे सुधार करने की ज़रूरत है या ऐसे लिखना चाहिए, तो मैंने सर को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। मैं तो आया था सबसे पहले, लेकिन बाद में मैंने फिर उनकी बात को मान लिया। मैं कहा चलो सर कह रहे हैं तो कुछ भले के लिए कह रहे होंगे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा शायद अपने टाइम में, तो मुझे वही एक्सपीरियंस बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये लिख रखा है कि सोवियत यूनियन के बारे में है। तो ये लिखा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी केवल सोवियत संघ। हमको पता है कि जब वो यूएसएसआर से 1991 से पहले पता ही है हमको, दो देशों के बीच में झगड़े चले हुए थे, तो सोवियत संघ ही अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि वो उसको टक्कर भी दे सकता था, क्योंकि उस टाइम दो ही पावर थी। पर क्या था कि आपसी कलह से क्या था कि सोवियत संघ जो है पूरी तरह से टूट गया। अब सितंबर 1991 में जो ठीक है, लुथियानिया है, एस्टोनिया है, टाटविया द्वारा स्वतंत्रता घोषित कर दी गई। सिंपल सी बात है, सोवियत संघ टूट गया तो उसके बाद ये कुछ हमारे देश हैं, इन्होंने भी अपने आप को फ्रीडम बोल दिया कि हाँ हम लोग स्वतंत्र हैं, अब ना हम अमेरिकी गुट में हैं और ना ही हम सोवियत गुट में हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस उसका उत्तराधिकारी बना, लेकिन वह बहुत कमज़ोर था, वह आर्थिक सहायता के लिए अमेरिका पर निर्भर था। इस प्रकार अमेरिका का मुकाबले करने वाला कोई भी नहीं था। इसमें भी अमेरिका की ही वाहवाही के बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है कि आइडियोलॉजिकल यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब तक विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित रही, तो विश्व का जो विचारात्मक ध्रुवीयकरण था ना, बहुत ही अच्छा रहा था, क्योंकि दो पावर्स थी और दोनों ही जो थी, क्योंकि दो पावर होंगी तो कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा उसको रोक सकता है। लेकिन अब क्या है, हमारा यूएसएसआर हार गया, सोवियत संघ जो है वो हमारा माफ़ कीजिएगा, चीज़ गलत बोल रही हूँ मैं, ठीक है, यूएसएसआर जो है वो हार गया था, अब यूएसए ही बचा है। मैं बहुत टाइम से थोड़ा डाउट में भी थी। उसके बाद वही लिख रखा है कि विश्व में समाजवाद और पूंजीवाद दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं का बोलबाला कायम था। सोवियत गुट समाजवादी विचारधारा का, अब इसमें थोड़ा सा और अच्छे से हमने बताया हुआ है कि जो सोवियत गुट था ना, ये समाजवादी विचारधारा को अपनाता था, और जो अमेरिकी गुट था वो पूंजीवादी विचारधारा को जो है अपनाता था, ठीक है। लेकिन विश्व में से दो ध्रुवीय व्यवस्था खत्म हो जाने पर क्या हुआ कि सोवियत संघ टूट गया, और फिर जो क्या था, समाजवादी विचारधारा भी तो अपनी टूट गई। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये लिख रखा है कि आइडियोलॉजिकल यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये था कि दो महाशक्तियाँ हमारे पूरे विश्व में बनी हुई थी, जिसमें जो सोवियत संघ है वो तो समाजवादी विचारधारा को अपनाता था, जो अमेरिकी गुट है वो पूंजीवादी विचारधारा को अपनाता था। लेकिन अब क्या है, सोवियत संघ ही टूट गया। जब सोवियत संघ, देखो अब ये टूट गया तो जिस भी विचारधारा को ये अपनाता था वो भी तो टूट जाएगी ना। जब ये सब चीज़ें खत्म हो गई तो क्या है, हमारा अमेरिकी गुट और उसकी जो पूंजीवादी विचारधारा है वही बची है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, टूडेज इकोनॉमिक पावर्स आर नॉट मिलिट्री पावर्स। हाँ, इसने कहा कि आज की जो आर्थिक शक्ति है ना, वो सैनिक शक्ति नहीं कह सकते हैं कि जिसके पास पैसा है उसके पास सैनिक शक्ति भी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिखा है कि जापान, जर्मनी, अन्य देश आर्थिक रूप से ताकतवर बन गए, लेकिन वे अमेरिका की तरह, वही इसने बोल के रखा है
कि भले ही जापान है, जर्मनी है, ये आर्थिक रूप में, इकोनॉमिक बेस में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए, लेकिन अमेरिका की तरह सैनिक शक्ति उनके पास नहीं आई थी, मिलिट्री पावर उनके पास नहीं थी। आज रूस, उत्तरी कोरिया सैनिक शक्ति बढ़ा रहे हैं, और उत्तरी कोरिया का शासक आपको पता है हमारा किम जोंग है, ठीक है, जो है ये उत्तरी कोरिया का शासक किम जोंग जो है, ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कुछ सैनिकों को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति में डोनाल्ड ट्रंप के संघर्ष जो है वो चल रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अमेरिका के पास भी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है, और उत्तरी कोरिया का जो किंग है, सॉरी जो शासक है किम जोंग, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बन चुका है, दोनों के पास सैनिक शक्तियाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है कि अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन कैंपेन टू इरेडिकेट टेररिज्म। तो ये लिख रखा है कि जो अमेरिका है वो आतंकवाद को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका पर भी जो है वो उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उस पर भी हमला किया गया था, बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे। तो वही लिख रखा है कि अमेरिका जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, उसको ख़त्म करना चाहता है। तो लिखा है कि आतंकवाद विश्व शांति के लिए सबसे, ये तो हमको पता है कि जो आतंकवाद है वो विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, चाहे कमज़ोर देश था, चाहे शक्तिशाली कोई भी हो, हर कोई देश जो है वो आतंकवाद से परेशान है। भारत में 14 फरवरी 2019 को आतंकवादियों ने 40 जवानों पर आत्मघाती हमला किया था। 11 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उस पर, पेंटागन पर उसने हमला किया था, और तभी से अमेरिका ने आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया था। मई 2011 में उसने पाकिस्तान में घुसकर जो है वो लादेन, ठीक है, ओसामा बिन लादेन जो है ना, जो आतंकवादी था, उसको भी मार गिराया था। तो ये एक वर्ल्ड एक ध्रुवीय व्यवस्था की बात चल रही है। एक ध्रुवीय व्यवस्था का मतलब है कि हमें एक पावर के बारे में बताना है कि अब अमेरिका ही है, ठीक है। अमेरिका के पास हमने बोला कि उसके पास सैनिक शक्ति है, उसके पास कोई भी शक्ति है, तो वो कुछ भी काम किसी से भी करवा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो लिख रखा है कि हमारा कि मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री है, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल एंड सुप्रियोरिटी ऑफ अमेरिका। वही लिख रखा है अमेरिका के पास में, देखो क्या है, अमेरिका के पास में मिलिट्री है, इकोनॉमिक्स है, इंडस्ट्रियल है, टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास सारी चीज़ें आज मौजूद हैं, ठीक है। तो इसमें लिख रखा है कि अमेरिका केवल, ठीक है, तो लिख रखा है कि अमेरिका केवल सैनिक शक्ति में ही आगे नहीं है, बल्कि वो आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी शक्ति में भी विश्व में पहले दर्जे पर बना हुआ है, ठीक है। नासा जैसी अंतरिक्ष से संबंधित संस्था अमेरिका की ही है, जो नासा है। आज IMF, UNO, WTO जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो अमेरिका का इन पर प्रभाव है, अमेरिका इनको अपनी मर्जी से चलाता है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद हम बात करें तो वो आता है कि लॉनलीनेस ऑफ चाइना इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये क्या है कि सोवियत संघ के साथ विवाद को लेकर चीन अलग हो गया था। तो वही लिख रखा है कि सोवियत, इसमें क्या था कि जो चीन था ना वो सोवियत संघ के पास चला गया था, लेकिन बाद में चीन और सोवियत संघ के बीच में काफ़ी झगड़ा हो गया था, पता नहीं किस टॉपिक को लेकर, तो चीन जो है सोवियत संघ से निकल गया। तो वर्तमान समय में चीन परमाणु शक्ति देश है और सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के कारण वीटो शक्ति का स्वामी भी है। मतलब सोवियत संघ से निकलने के बाद चीन ने अपने आप को बहुत ही बुरी तरह से कह रही हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने अपने आप को संभाला, क्योंकि आज क्या है, चीन के पास आज जो है वो परमाणु शक्ति भी उसके पास में है, वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है, और साथ साथ में वीटो की जो शक्ति है वो भी उसके पास में है, ठीक है। फिर भी वह अमेरिका की तरह शक्तिशाली नहीं है। ये कह रहे हैं कि अमेरिका सब कुछ है हमारे पास चाइना के पास, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के जैसा पावरफुल नहीं है। चीन के भारत के साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं है, अब अमेरिका के साथ भी मनमुटाव थोड़ा सा उनका चलता रहता है। जब से कोरोना वुहान से निकला है अमेरिका और दूसरे देश से भी इसकी छवि काफ़ी ख़राब हो गई है। पता ही है आपको कि अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट सीधा ही चाइना पर बोल दिया था कि चाइना ने जो है वायरस निकाला है, कोरोना वायरस। तो ये लिख रखा है कि आज अमेरिका, सॉरी, चीन जो है थोड़ा सा दूसरे देशों से थोड़ा पीछे हट गया है और काफ़ी झगड़े भी चल रहे हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो लिखा है कि नाम हैज़ फेल्ड टू बिकम एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि पहले क्या था कि जो नाम है, जो नाम एक संगठन बनाया गया था ना, वो देश में क्या बहुत सारी जो प्रॉब्लम चलती रहती है उनको सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब क्या है, ये संगठन चल ही नहीं रहा है, इसने जो काम इसको करने चाहिए थे वो इसने किए ही नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि जो नाम है उसकी फुल फॉर्म हिंदी में इसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन,
और 116 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। शीत युद्ध के बाद नाम एक शक्तिशाली संगठन के रूप में उभरा और नाम एक अंतर्राष्ट्रीय में भी, ठीक है, नाम अंतर्राष्ट्रीय शामिल, ठीक है, अच्छा इसमें लिखा है कि नाम में भी शामिल हुए, दोनों गुटों में नहीं जाना चाहता था, ठीक है। इस प्रकार नाम एक प्रकार से तीसरी शक्ति के रूप में उभरा, लेकिन शीत युद्ध के बाद वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। अब मैं यहाँ पर 10वें पॉइंट की जो है वो यहाँ पर बात करती हूँ। 10वां पॉइंट है नाटो। नाटो के बारे में वही चीज़ लिख रखी है कि शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट संधि की थी, अमेरिका ने नाटो की स्थापना की थी। और वार्सा पैक्ट जब खत्म हो गया, वार्सा पैक्ट क्यों खत्म हो गया? क्योंकि सोवियत संघ खत्म हो गया, लेकिन नाटो अभी भी है। नाटो इसलिए है क्योंकि अमेरिका बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें भी जो है इस प्रकार से चलती हैं। तो एक ध्रुवीय व्यवस्था का कहने का मतलब ये है कि हमारे जो अमेरिका है, क्योंकि सोवियत संघ के बाद अमेरिका ही ऐसा देश रह गया था जो कि बहुत ही पावरफुल था, और उसी के बारे में सब चीज़ें बताई गई हैं कि हर चीज़ में अमेरिका ही आज आगे है। भले ही चाइना के पास कितनी भी चीज़ें हैं, तब भी अमेरिका से पीछे रह गया वो। अमेरिका के पास ही सैनिक शक्ति है, अमेरिका के पास इंडस्ट्रियल हो गया, टेक्नोलॉजी, वो सब कुछ हमारी इसमें आगे रख रखी है। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको जो है पूरी तरह से कवर करवा दी हैं। तो 10 पॉइंट्स ही हैं इस टॉपिक के, और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि रिटन वर्क में आप देखोगे, अगर मेरा बताया वो समझ में ना आए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, फिर आराम से पढ़ो कि हाँ मैंने आपको क्या समझाया, क्या बताने की कोशिश किया। तो भी अब जैसा मर्जी आपको लगता है वैसे आप इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो फिर ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है कवर हो जाता है। अच्छा लगे तो मुझे लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये तरीका अच्छा लगता है कि मैं ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाऊँ, वो तरीका अच्छा लगता है। जैसा आपको ठीक लगे मैं वैसे ही पढ़ाना शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही नहीं है, बल्कि सोशोलॉजी है, हिंदी व्याकरण है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, यानी कि ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।